हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ये एजुकेशनल का ये नेक्स्ट ब्लॉग बना रहे हैं आप लोग के लिए। आज हम बोन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। जैसे फर्स्ट है, यदि हम पूछे कि बोन क्या है, व्हाट इज़ बोन, तो बोन क्या है? बोन इज़ लिविंग टिश्यू that makes up the body skeleton, which have their own blood vessels, are made of various cells, proteins, minerals and vitamins। मतलब बोन्स किससे बना हुआ है? एक लिविंग टिश्यू से। मतलब मैं आप लोग को ये जानकारी इंग्लिश हिंदी दोनों में दूंगी, जिससे दोनों माध्यम के लोगों को जानकारी प्राप्त हो और लाभ हो। तो क्या है, ये एक जीवित ऊतक है, लिविंग टिश्यू है। ये शरीर के क्या को स्केलेटन का निर्माण करता है। जो स्केलेटन जो हमारे बॉडी को एक ढांचा देता है, उसको ये निर्माण करता है, जिसको हम लोग स्केलेटन या कंकाल बोलते हैं। और इनकी अपनी क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है, और जो वेरियस क्या सेल्स, मतलब प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन से बनी होती है। जो विभिन्न कोशिका प्रोटीन, खनिज और विटामिन से बनी होती है, जो आप लोग को मैं आगे में और इसको डिटेल में बताऊंगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट्स में यदि जो जानना चाहेंगे वही हम फिर डिटेल में बताएंगे। तो इसी तरह हिंदी में बताया गया, अस्थि जो है मतलब बोन जीवित ऊतक है जो शरीर के कंकाल का निर्माण करता है, जिनकी अपनी रक्त वाहिकाएं होती है, जैसे बोले हैं ब्लड वेसल्स, और जो विभिन्न कोशिका प्रोटीन, खनिज, विटामिन से बनी थी, जो मेड ऑफ वेरियस सेल्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू इंक्लूडिंग द फॉलोइंग: कॉम्पैक्ट टिश्यू, द हार्डर आउटर टिश्यू। लिविंग सेल्स है, लिविंग टिश्यू है। कितने तरीके का होता है? कॉम्पैक्ट टिश्यू, हार्डर टिश्यू एंड आउटर टिश्यू ऑफ बोन। ठीक है। इस तरीके से आप जो है, साइंस में क्या होता है ना, थियरी का नॉलेज आपको होना चाहिए, और जितना बन सके आप साइंस में, हम स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं कि डायग्राम के थ्रू आप अपना जो आंसर को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होगा और जो भी आपका वैल्यूएशन करेंगे, उनको डायग्राम से वो ज़्यादा इम्प्रेस, जो डायग्राम बना सकता है उसके मतलब उसका थियरी इज़ क्लियर, तभी वो डायग्राम बना सकता है किसी भी सब्जेक्ट का। नेक्स्ट, जैसे बोन आर मेड अप ऑफ ये फ्रेमवर्क प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन विथ अ मिनरल कॉल्ड कैल्शियम फॉस्फेट दैट मेक्स द फ्रेमवर्क हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। क्या बोल रहे हैं इसको? कि ये कोलेजन नामक एक प्रोटीन के ढांचे से बनी होती है। क्या क्या बनी होती है? बोन्स। किससे बना होता है? कोलेजन नामक एक प्रोटीन के ढांचे से। इसमें क्या क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट नामक खनिज होता है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल्स, एंड ये क्या करता है? फ्रेमवर्क बनाता है और स्ट्रॉन्ग, मतलब हमारे बॉडी के ढांचे को बनाता है और मजबूती देता है। ठीक है। फिर ये बोन स्टोर कैल्शियम एंड रिलीज सम इनटू द ब्लड स्टीम व्हेन इट इज नीडेड बाय अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या बना रहा है? कैल्शियम को बनाते हैं, और जब भी शरीर की किसी भी भाग को इसकी जरूरत पड़ती है तो उसको वो क्या करता है? रिलीज करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको पहुंचाता है। ठीक है। जिसमें कुछ एक डायग्राम हमने दे दिया है, आप लोग देख लीजिए डायग्राम को अच्छे से। ये लेबलिंग डायग्राम है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है? 206। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितना होता है? 206। ठीक है। हम इसके बारे में थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। तो ये ह्यूमन स्केलेटन 2 भाग में डिवाइड हुआ है, जिसमें 206 बोन्स है। 2 पार्ट में है, एक एक्सल स्केलेटन जिसमें 80 बोन्स है, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें 1 to 6 बोन्स है। अब एक्सल स्केलेटन को हिंदी में अक्षीय कंकाल और इसको अनुबंधी कंकाल। तो अक्षीय कंकाल में क्या आ रहा है? स्कल, चेस्ट और स्पाइन। ठीक है। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत क्या आ रहा है? स्कल, चेस्ट और स्पाइन, और जिसमें नंबर ऑफ बोन्स कितना है? 80। और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या बनाता है? आर्म्स, लेग्स, पेल्विक एंड पेक्टोरियल गर्डल, जिसको अनुबंधी कंकाल कहते हैं, और इसमें 1 to 6 बोन है। 1 to 6 + 80 = 206। देखिए, अक्षय कंकाल और इसके बारे में फिर बताया गया कि ये क्या क्या बनाता है। खोपड़ी, कंठस्थ, कशेरुक, बसलिया, जैसे स्कल, चेस्ट और स्पाइन हिंदी में मैंने बता दिया। जैसे पहले ही बता चुके, हड्डी हमारे शरीर को क्या करता है? एक कठोर क्या है? टिश्यू। ये जल और कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ से बना होता है। 20% इसमें जल है, 30 to 40% कार्बनिक पदार्थ और 40 to 50 अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो इसमें बता रहे कि आप जानते हैं टाइप ऑफ बोन्स। मानव कंकाल शरीर का आंतरिक हिस्सा है, इंटरनल पार्ट है।
ठीक है। जन्म के समय कई लोग 306 हड्डियाँ बताते हैं, जो संगलित होकर मतलब फिर वो फ्यूज होकर 206 मतलब एडल्ट में माना गया है 206 ही हड्डियाँ हैं। हड्डी शरीर के सबसे कठोर ऊतक है। हड्डियों में अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है। हड्डियाँ मांसपेशी से ढकी रहती है। वयस्क शरीर में विभिन्न आकार आकृति से और आकृति 206 हड्डियाँ है। हमने ये बार बार रिपीट ही होगा क्योंकि बोन के बारे में पढ़ रहे हैं, जितना रिपीट होगा उतना ही अच्छा है। तो चलिए हम जानते हैं कि सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सबसे छोटी हड्डी जो है कहाँ की है, हमारे कान की है, जिसको क्या कहते हैं स्टेपिस। और सबसे बड़ी हड्डी जो है हमारा थाई का है, जांग का है, जिसको कहते हैं फीमर। ठीक है, ये फीमर। ठीक है, इसका डायग्राम हमने ऊपर भी दे दिया है। हड्डी जो है 20 वर्ष की उम्र तक बढ़ती है। जब मतलब किसी जैसे बच्चा बड़ा होता है, एडल्ट की तरफ पहुंचता है, और 20 वर्ष तक हड्डियां बढ़ती रहती है। इसलिए बोलते हैं ना, आपने कभी सुना होगा जिसका फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं ना ऑपरेट करना पड़ेगा, रॉड डालना पड़ेगा। तो बिलो 20 में क्या होता है कि रॉड जैसे डाल के यदि ऑपरेशन होता भी है तो उसी उन्होंने जो भी फिजिशियन आपको एडवाइस करते इतने साल बाद निकालना है तो उसको निकाल इसलिए देते हैं। उसके बाद हड्डी में जो है वो मतलब हड्डी जब बढ़ती है उसका लेंथ, तो उस रॉड में प्रेशर पड़ता है, इसलिए उसको निकाल देना पड़ता है। बट एक 20 से ऊपर वर्ष के व्यक्तियों में यदि कोई ऑपरेशन हो और इस तरह के रॉड वगैरह पड़े तो उसमें ऑपरेट करके निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब हड्डी और बढ़ती नहीं है। तो और देखिए 20 वर्ष की उम्र तक बढ़ती है। फिर सबसे ज़्यादा हड्डी जो है अनुबंधी कंकाल में होता है। अनुबंधी कंकाल अभी आपको पता है, इसमें 1 to 6 होता है। और हाथ पैरों की हड्डियाँ इसमें आती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस हमारे कान में कान की हड्डी, जिसकी लंबाई 2.8 मिलीमीटर है, जो बहुत छोटा है। शरीर में 14% जो है वजन जो है हड्डियों की होती है। अच्छा, हर 7 साल बाद हमारे शरीर की हड्डियाँ दोबारा निर्माण होती है। हमारी कोहनी में जब कभी देखो ठोकर लगता है ना तो झंझना उठता है, हमारा हाथ एकदम ऐसा लगता है, हमको लगता है शायद हड्डी में लगा। वो एक्चुअली हड्डी में नहीं लगता बल्कि नसों में लगता है। ये देखिए फिंगर का पूरा पंजे का दे दिया गया, इसको आप लोग लेबलिंग डायग्राम है, इसको आप लोग देखिए। तो सबसे ज़्यादा हड्डी किसकी टूटती है, हाथ की हड्डी ज़्यादा टूटती है, क्योंकि जब आदमी गिरता है तो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हाथ का सपोर्ट लेता है। तो उसी में यदि कमज़ोर है, कैसे कमज़ोर होता है, क्यों होता है और कमज़ोर ना हो इसके लिए क्या करना है वो हम आगे बताएंगे। सबसे ज़्यादा बार हाथ की हड्डी टूटती है। हमारे मुंह में फेशियल में कितना हड्डियाँ हैं, 14 हड्डियाँ, ये आगे बताएंगे, ये इसको भी डिटेल में। शरीर में पाया जाने वाला कुल कैल्शियम 99% हड्डी में और दांतों में पाया जाता है। टूटी हुई हड्डी जुड़ने में कम से कम 12 हफ्ते, इसलिए टूटने के बाद प्लास्टर वगैरह प्लास्टर किस लिए करते हैं, दोनों जो भी फ्रैक्चर का पोर्शन है उसको सपोर्ट के लिए, जो दोस्तों जो है कि लिविंग टिश्यू है, आपको पता है वो बढ़ता रहता है तो वो अपने आप जुड़ जाता है। इसके लिए कुछ सप्लीमेंट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, आपका डाइट के लिए बोलता है कि कैल्शियम वाला फूड आपको डाइट लेना है, और सप्लीमेंट में कैल्शियम देते हैं। और इसका कोई इंजेक्शन और ऐसा कुछ नहीं होता, यदि पेन ना हो तो ऐसा कुछ भी नहीं देते हैं। अच्छा, इस तरीके से फिर नेक्स्ट है कि जैसे दांत कंकाल का हिस्सा होता है, परंतु ये हड्डियों में नहीं माने जाते हैं। जांघ की हड्डी भी पता, फीमर, ये सबसे मजबूत होता है बड़ी, और ये इसका वजन कितना है 7800 मतलब 7800 वजन होता है। सबसे छोटा कान का इसका कितना वजन होता है, अभी हम लोग ने देखा है कितना मिलीमीटर, भूल गए आप लोग, 2.8। ठीक है, अच्छा इसको रिपीट करते रहना तभी आपको ध्यान में रहेगा। महिला और पुरुष में कंकाल में थोड़ा फ़र्क होता है। महिलाओं का कंकाल थोड़ा छोटा होता है ना, क्योंकि लड़कों का हाइट जो है ज़्यादा होता है नॉर्मली लेडीज़ से, परंतु किसी कभी कभी वो एक्सेप्शनल है। कभी कभी लेडीज़ का भी हाइट जो है डिपेंड्स ऑन जोग्राफिकल एटमॉस्फेयर, उसी तरह से भी हो जाता है कभी कभी जलवायु के कारण। जो टूटी हुई जो हमारे दोनों हाथ की कलाई और उंगलियों में 54 हड्डी, ये देखो नंबर ऑफ हड्डी इसमें दिए हैं, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ बोन्स है, टाइप इसमें लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, स्मूथ बोन और इरेगुलर बोन। लॉन्ग बोन आपको बता दिया है लिम्स में है, ठीक है। शॉर्ट बोन जो है ये रिस्ट और एंकल का है, और फ्लैट बोन जो हमारा फोरहेड पर ब्रेस्ट जैसे ये स्पॉन्जी बोन है, किस में होता है, फ्लैट बोन सरफेस जो है दे कंसिस्ट ऑफ 2 आउटर लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन एंड इनर लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन। द बोन्स आर स्कल का, फिर
ब्रेस्ट बोन, रिब्स एंड शोल्डर। ये शोल्डर का जो बोन है ये भी फ्लैट बोन है, ठीक है। और इस तरीके से आगे है, जैसे लिस्ट हमने एक तो बना दिया है, आप लोग इसको चेक कर सकते हो। जैसे 206 बोन जो है एडल्ट ह्यूमन में, तो चेस्ट में कितना है, स्पाइन में 33, स्कल में कितना है, क्रेनियल बोन्स कितना है, फोरहेड का बोन्स है ये 4, फेशियल बोन्स कितना है, ईयर बोन्स कितना है। इस तरीके से पूरा हमने एक तो लिस्ट बना दिया है। ये आप लोग का हेल्प करेगा। ये देखिए अपेंडिकुलर, इसका डायग्राम, जैसे सपोज करो कोई डायग्राम खाली पूछे, लेबलिंग डायग्राम बनाइए, ठीक है, लेग का, तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो। ये किस में आ रहा है, कौन से कंकाल में आ रहा है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ रहा है, जो क्या बनाता है, आर्म्स, लेग्स एंड पेल्विक एंड पेक्टोरियल गर्डल, ठीक है। ये आर्म्स का ये पार्ट है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कॉर्पस, फिंजर्स और मेटाकार्पस, ये जो है इसका डायग्राम है, और ये इसका नंबर ऑफ बोन्स है, ठीक है। जैसे एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन अभी बोले थे ना कि बार बार आएगा, 206 बोन्स टोटल है, बर्थ में 270 है, और एडल्ट में ये 206 आता है। ये है एक्सिल स्केलेटन, जो 2 स्केलेटन हमने अभी बताया है, एक्सिल स्केलेटन, और एक दूसरा क्या बताए थे अभी आप लोग को, अभी आपने पढ़ा ना, एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो इसको देखिए, इसका एक्सिल स्केलेटन क्या आ रहा है, स्कल आ रहा है, कर्नियल आ रहा है, फेशियल बोन आ रहा है। स्कल में 22 है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक क्रैनियल जो 8 है, नंबर ऑफ 8 बोन्स है, और फेशियल बोन्स में 14। फेशियल बोन्स का ये सब पार्ट है, इसको भी आप अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है। ये स्कल के बारे में बताया, जो क्रैनियल बोन्स में आ रहा है। ईयर बोन्स ये डायग्राम के साथ दिया है, नाम के साथ। यदि आप लोग को अलग से पूछे तो इस तरीके से आप बता सकते हो। वाई आर बोन्स इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल हेल्थ, क्यों ज़रूरत है। देखिए, जब तक आप किसी भी चीज़ को शेप देना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे जैसे प्लांट है, प्लांट को भी हम लोग कभी कभी इरेट करने के लिए करने के सपोर्ट देते हैं ना, वो परमानेंट होता है, हमको बाहर से देना पड़ता है, और तो एक सपोर्ट देने से वो एक पर्टिकुलर शेप में बढ़ते हैं। और यदि हम बोन हमारे शरीर में नहीं होगा तो वो क्या, एक मांस का लोथरा बना रहेगा, उसमें बोन नहीं रहने से हमारा स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। स्ट्रक्चर कौन बना, स्केलेटन। अभी हम बताएं आपको, प्रोटीन उससे बनता है, कार्बनिक पदार्थ से, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बोन्स क्या करता है, इसका क्या काम है, बोन सपोर्ट द बॉडी स्ट्रक्चर, देखिए, बोन सपोर्ट द बॉडी स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स है। बट दे ऑल्सो, जैसे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, रिब्स का क्या काम है, हमारे इंटरनल लंग्स है, लीवर है, किडनी, ये सबको ये एक फ्रेम के अंदर रख के सपोर्ट करते हैं, जिससे बाहर से कोई जर्क लगे या कुछ भी इंजरी हो तो मतलब यह इसका कोशिश रहता है ज़्यादा से ज़्यादा कि इंटरनल ऑर्गन को कोई डैमेज ना हो, ठीक है। ये सपोर्ट करता है। फिर बट दे ऑल्सो प्ले ए की रोल इन ब्लड सेल प्रोडक्शन, ये ब्लड सेल को बनाता है, इम्यून सिस्टम को ये रखता है, मेंटेन करता है। द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, द रिलीज ऑफ एसेंशियल हार्मोन्स एंड मेनी अदर फंक्शंस, बोन के बारे में है ना। फिर व्हाट थिंग इम्पॉर्टेंट फॉर द बोन हेल्थ, बोन को अभी हमने आपको शुरू में बताया थे ना, बोन को सही रखने के लिए, मतलब हमारे शरीर के जो हड्डियां हैं उसको मजबूत रखने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फॉलोइंग आर द वेरियस डाइट, तो प्लेंटी कैल्शियम वाला डाइट लेना है, गेटिंग एनफ विटामिन डी एंड एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज करने से फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी का बना रहता है, नहीं तो हमारा शरीर क्या है, स्टीफ हो जाएगा, हाथ पैर हिलाने डुलाने में भी दिक्कत होगा। इसलिए एक्सरसाइज करने से पूरा शरीर जो है उसका मूवमेंट जो है बना रहता है, ठीक है। फिर हमारे डाइट में क्या होता है, कैल्शियम वाला फूड, जैसे दूध वगैरह, मिल्क वगैरह लेना है, जिस फूड में कैल्शियम का पोर्शन ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा वो लेना है। विटामिन नहीं है, हमको सनलाइट में भी कुछ देर तक बैठना है, मतलब नेचुरल सनलाइट भी एब्जॉर्ब करना है। फिर क्या अवॉइड करना है जिससे हमारा बोन खराब ना हो, डैमेज ना हो, ये क्या करना, अवॉइडिंग स्मोकिंग, है ना, ये नशे में आ रहा स्मोकिंग है। जो अल्कोहल, जो ड्रिंक वगैरह करते हैं उनको भी एक लिमिट के अंदर ये सब कुछ इंटेक, क्योंकि ये बाद में जाके ये सब कुछ बोन को क्या करता है, उसकी मजबूती को वो डैमेज करता जाता है, और फिर एक डिजीज़ से ये बॉडी में डेवलप हो जाता है, बोन के मतलब वो होने से, वीक हो जाने से, और उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। हम ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये ऑस्टियोपोरोसिस एक सीरियस ही आप बोल सकते हो कि सीरियस बोन की बीमारी है। तो
इस तरीके से हम दो बीमारी जैसे बोन मैरो और व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस पहले पढ़ रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बोन डिजीज है, इन्वॉल्व्स अ रिडक्शन ऑफ ट्रस्ट सोर्स इन बोन मिनरल डेंसिटी। इसका डेंसिटी चेक बीच बीच में कैंप वगैरह देखिए हॉस्पिटल में लगता है, जिसमें डेंसिटी चेक वगैरह होता है, ठीक है, कि बोन में जो जितना डेंसिटी होना चाहिए, घनत्व होना चाहिए, उतना है कि नहीं। मतलब बोन में यदि वो हॉलो होता जाएगा तो धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा बोन वीक हो जाएगा और हड्डियाँ जल्दी जल्दी टूटने लगेंगे, ठीक है। रिस्क फैक्टर देखिए, फ्रैक्चर है, इट मोस्ट कॉमनली ऑकर इन फीमेल्स में ज़्यादा, मोनोपॉज में जो एक नेचुरल न है, लेडीज़ में जो पीरियड वगैरह होता है, और जब एक सर्टन एज के बाद, जो मैच्योर एज के बाद, आफ्टर 45-50 के बाद जब ये बंद होने लगता है, मतलब कैल्शियम का कमी डेफिशिएंसी बॉडी में होने लगता है, तो उस सेंस में भी कभी कभी ऑस्टियोपोरोसिस जो है किसी किसी में होने लगता है, ये बीमारी देखने को मिल जाता है। इसके लिए बोलते हैं ना कि लेडीज़ को, फीमेल को ज़्यादा कैल्शियम वाला फूड या सप्लीमेंट बीच बीच में डॉक्टर के एडवाइस लेकर लेना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस ऑकर्स either when removal restoration of the bone happens too quickly, new bone forms too slowly for the bone। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस में नया बोन जो है बहुत धीरे धीरे, क्योंकि वो एक डैमेज के उसमें गया है पोर्शन, इसलिए उसको ठीक करने के लिए सप्लीमेंट तो लेना ही है कि हमको कैल्शियम लेना है, और साथ में डॉक्टर के एडवाइस लेके जो भी वो डाइट वगैरह सजेस्ट करते हैं वो सब कुछ फॉलो करना है। रिस्क फैक्टर क्या होता है ना, लो कैल्शियम लेवल, विटामिन डी डेफिशिएंसी, स्मोकिंग, टोबैको यूजिंग, ये कार्टिसिजन, ये हाई अल्कोहल इंटेक, ये सब जो है रिस्क फैक्टर, ये सब लेने से भी करने से ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होने लग जाता है। पर जहाँ तक कोशिश ऑस्टियोपोरोसिस से बचना ही चाहिए, बट ये हो ही जाता है धीरे धीरे एक सीनियर सिटीज़न को। इसलिए बोलते हैं ना, जो सीनियर सिटीज़न को बहुत मतलब केयरफुली चलना फिरना चाहिए। जैसे उन लोग गिरेंगे तो कोई फ्रैक्चर वगैरह हो तो उसको फिर से उसका ट्रीटमेंट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि उतना ओल्ड एज में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए ये बेटर है कि केयरफुली चले फिरे। देखो, एक दूसरा एक है बोन मैरो। बोन मैरो के बारे में हम बाद में और डिटेल बताएंगे, यदि आप लोग जानना चाहेंगे तो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। बोन मैरो इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल बोन्स वेयर कैंसलेस और स्पॉन्जी और बोन इन बोन्स इज प्रेजेंट। ये एक ऐसा होता है, ये हर बोन्स में ही है। बोन मैरो प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, क्या करता है ये, ब्लड सेल्स बनाता है। आपने कभी सुना होगा किसी को ब्लड कैंसर वगैरह होता है, बोन मैरो देना, मतलब उसका ब्लड सेल्स तैयार नहीं होता, तो उसको मैच करा के उसको बाहर से बोन मैरो सब देना पड़ता है। ये भी बहुत एक सीरियस बात है। जैसे इसमें रेड ब्लड सेल्स विच डिलीवर ऑक्सीजन टू सेल्स, क्या क्या होता है रेड ब्लड सेल्स, ये क्या करता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में पर्याप्त जितना ज़रूरत है तो उतना पर्याप्त नहीं होने से इस बहुत सीवियर बीमारी हमारे शरीर में हो सकता है। वाइल ब्लड सेल्स एसेंशियल फॉर द बॉडीज इम्यून सिस्टम, ब्लड सेल्स की ज़रूरत क्या है, क्या क्या ज़रूरत है इसका, उसमें से एक है इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखना। प्लेटलेट्स विच द बॉडी यूज फॉर क्लॉटिंग, तो देखिए ये सब ब्लड के कंपोनेंट्स है, प्लेटलेट्स है, ब्लड सेल्स हैं, ये सब इसी में बोन मैरो के अंतर्गत ही आ रहा है। मैरो प्रोड्यूस अराउंड 2 मिलियन ऑफ रेड ब्लड वेसल्स। बोन मैरो क्या कितना रेड ब्लड वेसल्स बना रहा है, 2 मिलियन रेड ब्लड वेसल्स, ठीक है। रेड ब्लड वेसल्स का काम क्या है, ऑक्सीजन को डिलीवर करना, ठीक है। एवरी सेकेंड में 2 मिलियन रेड ब्लड वेसल्स ये प्रोड्यूस कर रहा है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स और द वाइट ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अब देखिए, हम ब्रैकेट में एक आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है कि बोन मैरो टेस्ट चेक टू सी इफ योर बोन मैरो इज़ वर्किंग करेक्टली। मतलब जो भी सिम्टम्स इससे रिलेटेड, इस बीमारी से रिलेटेड होने से डॉक्टर बोन मैरो का चेकअप कराते हैं कि जो नॉर्मल जितना होना चाहिए उतना है कि नहीं। यदि नहीं है तब उनका फिर अकॉर्डिंग टू दैट वो ट्रीटमेंट वो स्टार्ट करता है। ड्रॉप ऑन अमाउंट ऑफ ब्लड सेल्स, द टेस्ट कैन हेल्प डायग्नोसिस एंड मॉनिटर बोन मैरो डिसऑर्डर्स, ठीक है। जितना चाहिए उतना नहीं होने पर वो बोन मैरो डिसऑर्डर में आ जाता है, और ब्लड डिसऑर्डर एंड सर्टन टाइप ऑफ कैंसर। इसका मेन जो बात है, ये कैंसर में फिर वो तब्दील हो जाता है, जो नहीं होने देना चाहिए। तो इसके लिए बोन मैरो का टेस्ट, यदि इस तरीके से कुछ सिम्टम्स हो तो फिर डॉक्टर
अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के एडवाइस वो जो भी सजेस्ट करता है वो सब कुछ करना चाहिए। इसलिए प्रिकॉशन, अकॉर्डिंग टू प्रिकॉशन क्या है कि हमको हमारे हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। खान पीन भी वैसे ही करना चाहिए जो हमारे शरीर का बोन हो, मसल्स हो, टिश्यूज हो, ये सारा कुछ नॉर्मल रहे। यदि डैमेज भी हो तो ठीक से उसको ऑर्डर में लाने के लिए भी हम जो भी डॉक्टर के एडवाइस से ट्रीटमेंट वगैरह हो तो वो जल्दी से काम कर पाए। पहले से एकदम डैमेज चीज़ को ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, या पॉसिबल नहीं, पॉसिबल भी हो सकता है। यदि हम हमारे लाइफस्टाइल को एक अच्छा लाइन में ले जाए, रूटीन में रखें और डिसिप्लिन में रखें, तो ये सब कुछ से बचा जा सकता है। जो ऑस्टियोपोरोसिस भी वही सीवियर ही चीज़ है जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इतना ही है, क्योंकि ज़्यादा इसमें डिटेल बताने के लिए बहुत कुछ है, बट ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग कमेंट्स में जो भी जिसके भी बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, मैं उसी का टॉपिक बना के आप लोग को बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट्स नहीं डाल रहे हो और लाइक भी नहीं डाल रहे हो, पढ़ाई लग रहा अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं पढ़ाती जाऊंगी क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है। मेरा का मकसद है आप लोग को बताना, और ये आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग इसका कितना यूज़ कर सकते हो। ओके, थैंक यू।